गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर बायो के लिए। तो हम पढ़ रहे थे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का पार्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड, यानी प्रतिरक्षा जो विज्ञान है उसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इम्यूनो जो इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार की है, इनेट और एक्वायर्ड। अब इनेट इम्यूनिटी पढ़ी थी हमने, कई प्रकार की थी। इनेट इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले अपन कारक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इनेट इम्यूनिटी। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इनेट इम्यूनिटी। यहाँ पे सॉरी आई इम्यूनोलॉजी। अब देखिए फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। सहज प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। सहज प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात कर रहे थे तो पहला कारक था अपना कौन सा? जनरल फैक्टर। जो अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर यानी पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था। अब सेकंड फैक्टर है अपना फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फैक्टर नहीं सॉरी वेरिएंस लिखिए। बैरियर, इधर भी बैरियर, इधर भी तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इनेट इम्यूनिटी यानी सहज प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। जनरल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं शरीर कालिकी अवरोध। सेकंड पार्ट है फैक्टर का, यानी सेकंड प्रकार का फैक्टर कौन सा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। यानी शरीर कालिकी अवरोध। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कहने का मीन ये है कि अंग पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए अवरोधक का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्या करते हैं? इन सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसके लिए अवरोधक का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? अवरोधक का कार्य करते हैं। अब देखिए ऐसे कौन से हमारे शरीर के पार्ट हैं या अंग हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के लिए अवरोध का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। नंबर 1 स्टोमक, सेकंड
तो 3 प्रकार के फैक्टर सूक्ष्म जीवों के प्रवेश में क्या उत्पन्न करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? बाधा उत्पन्न। तो 3 प्रकार के फैक्टर होते हैं वो अवरोध 3 प्रकार के जो अंग हैं वो सूक्ष्म जीवों के लिए क्या करते हैं? अवरोधक का कार्य करते हैं। नंबर 1 है स्टोमक यानी आमाशय। नंबर 1 क्या है? आमाशय। आप सभी जानते हो कि इन्वायरमेंट के अंदर यानी वातावरण के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन के साथ हमारी बॉडी यानी हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार ये सूक्ष्म जीव भोजन के साथ माउथ से होते हुए जब आमाशय में पहुंचते हैं तो आप सभी जानते हो कि आमाशय के अंदर पेराइटल सेल पाई जाती है। कौन सी सेल? पेराइटल सेल पाई जाती है। ये जो पेराइटल सेल है उसके द्वारा HCl का स्रावण किया जाता है। पेराइटल सेल के द्वारा किसका स्रावण किया जाता है? HCl का स्रावण किया जाता है। अब जैसे ही भोजन स्टोमक में पहुंचेगा तो स्टोमक के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होगा। उसी गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? HCl भी पाया जाता है, जो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पेराइटल सेल के द्वारा स्रावित किया जाता है। ये HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। उसी के साथ साथ आमाशय में आए हुए भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, उनको नष्ट करने का क्या करता है? कार्य करता है। तो इस प्रकार जो स्टोमक होता है वो सूक्ष्म जीवों के लिए अवरोधक का क्या करता है? कार्य करता है। यानी जैसे ही सूक्ष्म जीव भोजन के साथ आमाशय में पहुंचे तो पेराइटल सेल के द्वारा जो HCl स्रावित किया जाता है वो HCl इन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। सेकंड है स्किन एंड म्यूकस यानी त्वचा और म्यूकस। अब देखिए हमारी पूरी बॉडी किसके द्वारा आवृत रहती है? त्वचा के द्वारा आवृत रहती है। यानी हमारे पूरे शरीर के चारों ओर त्वचा क्या होती है? पाई जाती है। यानी जो पूरा शरीर है वो त्वचा के द्वारा आवृत रहता है। ये त्वचा शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों से हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। इसके अलावा जो शरीर के जो आंतरिक ऑर्गन है जैसे इंटेस्टाइन हो गई, इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाई जाती है? म्यूकोसा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा जो अपनी लार है उसमें म्यूकस की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। तो ये म्यूकस क्या करती है कि शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए अवरोधक का क्या करती है? कार्य करती है। तो इस प्रकार स्किन और म्यूकस भी शरीर में प्रवेश करने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनके प्रवेश को क्या करती है? ये रोकती है। यानी उसके लिए अवरोधक का क्या करती है? कार्य करती है। थर्ड कौन सी है? आईज। हमारी आंखों की जो कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा, हमारी आंखों की जो कंजक्टिवा है उसके नीचे म्यूकस का स्रावण करने वाली क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। हमारी जो आंखों की जो कंजक्टिवा है उसके नीचे म्यूकस का स्रावण करने वाली क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखिए इसीलिए ये जो म्यूकस का स्रावण करने वाली कोशिकाओं के साथ साथ जो अश्रु ग्रंथियां पाई जाती है हमारी आंखों के अंदर, इन अश्रु ग्रंथियों के द्वारा जो अश्रु स्रावित किए जाते हैं उसके अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम क्या करता है? इन सूक्ष्म जीवों की भित्ति को गलाने का क्या करता है? कार्य करता है, जिसके कारण ये सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आंखें भी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से क्या करती है? रोकती है। तो ये सारे के सारे कौन से थे? फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी शरीर कार्य की अवरोध। 3 प्रकार के थे। स्टोमक का पहला, सेकंड था स्किन और म्यूकस, थर्ड कौन सी थी? आईज यानी आंखें। अगला देखिए केमिकल बैरियर। थर्ड कौन सा है? केमिकल
बैरियर, केमिकल बैरियर, रासायनिक अवरोध या अवरोधक। ठीक है, केमिकल बैरियर्स यानी रासायनिक बैरियर जिसको बोलते हैं। कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के प्रवेश में क्या उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये केमिकल बैरियर्स होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्या हो गया, हॉर्मोन्स हो गया। क्या हो गया, हॉर्मोन्स। सेकंड है बीटा लाइसिन, बीटा लाइसिन। थर्ड हो गया इंटरफेरोन, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन के अलावा फोर्थ हो गया बैक्टीरियो, बैक्टीरियोकाइन्स, बैक्टीरियोकाइन्स। तो हार्मोन हो गया, केमिकल फैक्टर की बात करें अपन तो हार्मोन हो गया। सेकंड क्या है, बीटा लाइसिन। थर्ड क्या है, इंटरफेरोन। और फोर्थ क्या है, बैक्टीरियोकाइन्स। आप सभी जानते हो कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स और अमीनो अम्लों के बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, सर्वप्रथम स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे हार्मोन क्यों आए, हार्मोन्स जो है वो भी सूक्ष्म जीवों के लिए अवरोधक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कुछ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो प्रतिरक्षी क्रिया के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार हार्मोन्स में कौन कौन से एग्जांपल हुए, एस्ट्रोजन हो गया, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो भी कुछ प्रतिरक्षी क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार ये सूक्ष्म जीवों के लिए अवरोधक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सेकंड फैक्टर कौन सा है, यानी सेकंड बैरियर कौन सा है, बीटा लाइसिन। अब देखिए बीटा लाइसिन का स्रावण होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ब्लड प्लेटलेट्स। बीटा लाइसिन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा क्या किया जाता है, इसका स्रावण किया जाता है। किसका, बीटा लाइसिन का। अब देखिए जो बीटा लाइसिन होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। बीटा प्लेटलेट्स के द्वारा क्या स्रावित होगा, बीटा लाइसिन। क्या स्रावित होता है, बीटा लाइसिन। ये बीटा लाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करता है, ये नष्ट करने का कार्य करता है। तो ध्यान में रखना, बीटा लाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नष्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ते हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा PAF, प्रोस्टेट एंटीबैक्टीरियल फैक्टर। PAF की फुल फॉर्म क्या है, प्रोस्टेट एंटीबैक्टीरियल फैक्टर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा PAF जिसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोस्टेट एंटीबैक्टीरियल फैक्टर का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है। ये PAF यानी प्रोस्टेट एंटीबैक्टीरियल फैक्टर भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट
प्रेरित करता है। ये एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इंटरफेरोन होते क्या है, ध्यान में रखना। जैसे ही ये क्या पढ़ने हैं, इंटरफेरोन जैसे ही किसी कोशिका में किसी बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण होता है तो इस कोशिका के द्वारा एक प्रोटीनी पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। प्रोटीनी पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है इस प्रोटीनी पदार्थ को इंटरफेरोन कहा जाता है। इस प्रोटीनी पदार्थ को क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन। ये जो इंटरफेरोन होते हैं पास वाली कोशिका को एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल प्रोटीन स्रावित करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और वही एंटीवायरल प्रोटीन वायरस या एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन स्रावित होगी तो किसी बैक्टीरिया को नष्ट करने का क्या करेगी, कार्य करेगी। फोर्थ है अपना केमिकल बैरियर, कौन सा, बैक्टीरियोकाइन्स। क्या है, बैक्टीरियोकाइन्स। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा क्या होगा, स्रावित होगा, जो बैक्टीरिया की वृद्धि को अवरुद्ध करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो बैक्टीरियोकाइन्स देखिए होता क्या है, यह एक रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित किया जाता है और यह बैक्टीरिया की वृद्धि को अवरुद्ध करने का कार्य करता है, कार्य करता है। तो इसी के साथ जो बैक्टीरियोकाइन्स है वो क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। यह क्या करता है कि अन्य जो बैक्टीरिया है उसकी वृद्धि को अवरुद्ध करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमारे केमिकल बैरियर्स भी क्या हो गए, कंप्लीट। केमिकल बैरियर्स कितने हैं, 4। हार्मोन्स, सेकंड क्या है, बीटा लाइसिन, थर्ड क्या है, इंटरफेरोन, और फोर्थ क्या है, बैक्टीरियोकाइन्स। अब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बैरियर्स।
जैविक अवरोध। बायोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर क्या क्या आएंगे? सोथज हो गया जिसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है, और सेकंड फेगोसाइटोसिस। अब पढ़ेंगे हम बायोलॉजिकल बैरियर्स यानी जैविक अवरोध। तो जैविक अवरोध दो प्रकार के हैं यहाँ पे, इन्फ्लेमेशन जिसको सोथज कहा जाता है हिंदी में। सेकंड है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन यानी सोथज क्या होता है? तो इन्फ्लेमेशन जब किसी शरीर के किसी भाग को क्या लग जाती है? चोट लग जाती है। जब किसी शरीर के किसी भी भाग को क्या लग जाती है? चोट लग जाती है, या फिर शरीर के किसी भी भाग को क्या खा जाए? जहरीला जंतु खा जाए। तो चोट लगने या फिर जहरीला जंतु खाने से उस स्थान पे क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। और घाव बनने के कारण जो रोगाणु होते हैं वो क्या कर जाते हैं? उस घाव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ध्यान में रखना इन्फ्लेमेशन होता क्या है, ध्यान से सुनना कि जैसे किसी शरीर के किसी भी भाग को चोट लगेगी या फिर किसी भी पार्ट को क्या खा जाए? जहरीला जंतु खा जाए, तो उस स्थान पे क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। घाव बनने के कारण जो एनवायरनमेंट में जो रोगाणु उपस्थित है यानी जो सूक्ष्म जीव उपस्थित है वो इस घाव के अंदर क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ये सूक्ष्म जीव घाव के अंदर प्रवेश करेंगे तो घाव के अंदर ये टॉक्सिन यानी एक विषैला पदार्थ, जो टॉक्सिक पदार्थ है उसका क्या कर देते हैं? स्त्रावण कर देते हैं। इस विषैले पदार्थ के कारण जो ब्लड की WBC होती है, ब्लड की क्या? WBC। इसके अलावा टिश्यू यानी ऊतक की क्या? ब्लड की WBC और ऊतक की क्या? मांसकोशिकाएं। ऊतक की क्या? मास्ट सेल यानी मांसकोशिकाएं। तो ध्यान में रखना कि जैसे ही रोगाणु घाव के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये विषैला टॉक्सिक पदार्थ उसके अंदर स्रावित करेंगे। जैसे ही स्रावित करेंगे तो ब्लड की WBC और ऊतक की मांसकोशिकाएं होती है उसके द्वारा हिस्टामिन प्रोटीन का स्रावण किया जाता है। इसका हिस्टामिन प्रोटीन का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। इस हिस्टामिन प्रोटीन के कारण क्या होता है कि इस घाव के आसपास की जो कोशिकाएं होती है वो फैल जाती है। हिस्टामिन प्रोटीन के कारण क्या हो जाती है? घाव के आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो फैल जाती है और इस भाग में रक्त का प्रवाह भी क्या हो जाता है? रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब रक्त का प्रवाह बढ़ने के कारण यह जो स्थान होता है, कौन सा स्थान? घाव वाला स्थान क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसके अलावा क्या हो जाता है? ये गर्म हो जाता है। और लाल और गर्म हो जाएगा और साथ ही उस भाग का जो कोशिका द्रव्य होता है वो बाहर निकलने लग जाता है, जिसके कारण वहां पे क्या उत्पन्न हो जाती है? क्या आ जाती है? वहां पे सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? वहां पे सूजन आ जाती है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? सोथज कहा जाता है। इस प्रकार कुछ ही टाइम के पश्चात जो एपिथेलियल सेल विभाजित होकर इस पूरे भाग को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है, जो कि सूक्ष्म जीवों
के लिए अवरोधक का क्या करती है, कार्य करती है। अब ये मास्ट कोशिका और WBC के द्वारा स्टामिन प्रोटीन का स्त्राव किया गया, ये भी इन सूक्ष्म जीवों के लिए अवरोधक का क्या करती है, कार्य करती है। सेकंड है अपनी कौन सी, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होती है, हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं, आप सभी ने पढ़ी है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, कौन सी, न्यूट्रोफिल, कौन सी, न्यूट्रोफिल। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती है वो फेगोसाइटोसिस की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज होती है वो न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति का क्या करती है, निर्माण करती है। यानी मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल जो कोशिकाएं होती है उस बैक्टीरिया को यानी सूक्ष्म जीव को चारों ओर से घेर लेती है और घेर कर उसका क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है और भक्षण कर उनको क्या कर देती है, ये नष्ट कर देती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। इस प्रकार फेगोसाइटोसिस जो क्रिया है वो भी सूक्ष्म जीवों के लिए जैविक अवरोधक का क्या करती है, कार्य करती है। तो इसी के साथ इनेट इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर अपने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। फैक्टर चार थे, जनरल बैरियर्स, सेकंड अपना था फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड कौन सा था, केमिकल बैरियर्स, और फोर्थ कौन सा था, बायोलॉजिकल बैरियर्स। जो हमारे चारों के चारों फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी दो प्रकार की थी, कौन कौन सी, इनेट इम्यूनिटी जो अपन ने पढ़ ली है। सेकंड टाइप था इम्यूनिटी के टाइप का एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कौन सी थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी अर्जित प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। अब अर्जित प्रतिरक्षा कौन सी होती है, ऐसी प्रतिरक्षा जो भी किसी भी बच्चे में जन्म से ही उपस्थित नहीं होती। यानी जब कोई बच्चा जन्म लेने के पश्चात बाह्य फैक्टर यानी जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उसके संपर्क में आता है तो उसके द्वारा यह प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है, या फिर उसकी बॉडी में किसी इंजेक्शन के द्वारा एंटीजन को प्रवेश करवा कर क्या उत्पन्न की जाती है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। कहने का मीन ये है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है वो बच्चे के इन्वायरमेंटल फैक्टर के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है, या फिर किसी इंजेक्शन के द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है, उसमें ये प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो टू टाइप की होती है, टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड यानी अर्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। नंबर एक है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा। सेकंड है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको बोलते हैं निष्क्रिय अर्जित प्रतिरक्षा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप की होती है। नंबर एक है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय
अर्जित प्रतिरक्षा। सेकंड है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय अर्जित प्रतिरक्षा। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।